हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका हर ईयर हर स्लॉट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का सब टॉपिक है। तो इसमें पहले हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करते हैं और फिर हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये एक टावर है, जो कि शायद एफिल टावर है, और ये एक बॉय है। ठीक, तो इस बॉय की आई से एक अगर हॉरिजॉन्टल रे निकलेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, है ना। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। यूजुअली हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब सपोज कर लो कि ये जो बॉय है, ये इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो वो लाइन जो इस टावर के टॉप से इसकी आई को ज्वाइन करेगी, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बॉय ऑब्जर्व कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो जब ऑब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या बॉय ऑब्जर्व कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो ये जो बॉय है, ये इस टावर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। तो अगेन ये जो लाइन आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये भी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लाइन ऑफ साइट या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो इस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्लियर होगा कब हम टर्म यूज करेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब यूज करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हम लोग कर रहे होंगे, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन विद रेस्पेक्ट टू बॉय ना देके एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दे दिया जाए, तो पॉइंट को हम लोग ग्राउंड लेवल पे लेंगे। तो तब यहाँ पर सपोज कर लो जैसे यहाँ पर पॉइंट होगा, और फिर यहाँ से जो टॉप को लाइन ज्वाइन करेगी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी, उनके बीच का एंगल जो कहलाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो वो क्वेश्चन आएगा तो हमें बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और एक टर्म और, तो एलिवेशन, डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, ये सारे टर्म क्लियर होंगे। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो बस ये डायग्राम आप दिमाग में रखो तो कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगी। और कभी कभी ये बोला जाता है कि जो टावर है या जो पोल है या जो बिल्डिंग है, वो पर्सन की आई पर इतना एंगल सबटेंड कर रही है। तो कोई चीज कितना एंगल सबटेंड करे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये टावर जो है, मान लो इस बॉय की आई पर क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है या फिर गामा एंगल सबटेंड कर रही है। अल्फा हम लोग यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे गामा वर्ड बोल देते हैं। तो गामा एंगल का मतलब क्या है कि इस टावर के टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट को लो और इसकी आई से ज्वाइन कर दो, तो इन दो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल आएगा, ठीक, जिसको हम लोग यहाँ पे गामा बोल रहे हैं, तो गामा वो एंगल है जो ये टावर इस बॉय की आई पर इंक्लाइंड, सॉरी, सबटेंड कर रहा है। ठीक, तो जैसे मान लो कि ऐसे करके कहीं पे आप देखो कि एक कोई टावर है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, और बोले कि ये गामा एंगल सबटेंड करा, तो हम क्या करेंगे, एक ये लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, एक ये लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, और इनके बीच का जो एंगल आएगा वही एंगल है जिसको हम बोलते हैं कि एंगल, ये फलाना एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहले तो बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जेक्ट केप्ट अबव अ टावर इज 45 डिग्रीज। तो एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट रखा है जो टावर के ऊपर रखा हुआ है 45 डिग्रीज पे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर इफ द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन लैंग्वेज उतने से क्लियर नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बेस ऑफ टावर, है ना, बेस ऑफ टावर और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस पूछेगी। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट वाइट कुछ नहीं दे रखी है, तो जब भी इस टाइप का डेटा नहीं दे रखा होगा तो हम सीधे सीधे मान लेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड लेवल पे, मतलब जो उसका आई लेवल है वो ग्राउंड लेवल पे। तो ये टावर हो गया। ठीक, ये दूरी हमें निकालनी है, और यहाँ पर ओ से हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये है ऑब्जर्वर। ठीक, ये ए, ये बी, ठीक, ये है टावर। तो
है क्वेश्चन बेसिक, फिर भी मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बी पॉइंट पर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये ओ ए ही होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो ये वाला एंगल होगा, जो कि ये लाइन ऑफ साइट ओ ए से बना रही होगी, यानी ये कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्रीज। तो क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल है, हमें ओ ए डिस्टेंस निकालनी है। हमें क्वेश्चन में ए बी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें क्वेश्चन में ए बी डिस्टेंस दे रखी है 150 फीट, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे tan 45 लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए। tan 45 1 होता है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी, और ए बी क्वेश्चन ने दे रखा है 150 फीट, ठीक। तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर ओ एंड बेस ऑफ टावर निकालनी थी, और हाइट ऑफ टावर हमें दे रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था। तो अगेन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। और एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो मैन की हाइट दे रखी है ना, अ मैन हु इज 2 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। तो ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ट्री है, ठीक, और इससे 10 मीटर दूर एक मैन स्टैंड कर रहा है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक। मान लिया कुछ ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज π/3। तो ये जो टॉप ऑफ ट्री है उसका इसकी आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन π/3 है। तो कैसे निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इसके आई लेवल से, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है वो कौन सा एंगल हो जाएगा, वो ये वाला एंगल हो जाएगा, जो कि π/3 दे रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं निकालना क्या है। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, तो मान लो कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ए बी सी डी और ई, ठीक। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए ई पता है 2 मीटर है ना। अभी तो मैं हर चीज लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको सब चीज डायग्राम में ही लिखनी है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। और हमें ए बी डिस्टेंस दे रखा है सपोज, जो कि कितना है, ए बी डिस्टेंस अपने को दे रखा है 10 मीटर, और हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री मानना चाहो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ ट्री हम लोग मान लेते हैं, पूरी की पूरी एच मान लेते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि सी डी को एच मान लेते हैं, और फिर हाइट ऑफ ट्री हो जाती है h+2। चलो, अब ट्राइंगल सी डी ई को ऑब्जर्व करो, या डी ई सी जो भी लिख दो। तो इसमें हम लोग को देखो सी पता है, क्योंकि ए बी और सी ई तो बराबर ही होंगे, ठीक। ए बी और सी तो बराबर ही होंगे, तो हम लोग ने बोला कि tan π/3 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन कितना, सी डी अपॉन सीई, और सीई कितना है 10, और सी डी कितना आ जाएगा, पूरा एच है, और उसमें सी बी हटा देंगे तो सी डी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि h-2 आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ए ई जो है वो सी बी के बराबर है। तो ये h-2 आ गया, और ये आ जाएगा tan π/3 √3 होता है, तो 10 √3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई, हाइट ऑफ ट्री आ गई 10 √3 + 2। तो अब अगर क्वेश्चन ने √3 वगैरह की कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रखी होती तो हम वो रख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो अगेन इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर पर्सन की हाइट दी थी तो हम लोग ने एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके आई लेवल से बनाई थी। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो ग्राउंड लेवल से बनाई थी। तो इन दो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो, अब ये देखते हैं। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ स्पॉट्स अ हाउस इन द एडजेसेंट वैली एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विद द बेस ऑफ द हाउस। देखो क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो कि एक वर्टिकल क्लिफ के एकदम टॉप पर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस जगह पर आप मान लो कहीं पर भी इस जगह पर एक हाउस है, तो ये उसका बेस है ना। तो बस हम पॉइंट, वैसे तो हाउस बड़ा सा होगा लेकिन हम उसके केवल बेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग ध्यान से बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, पहली बात। उसके बाद हम लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। हमें डायग्राम एक्यूरेट बनाना है, हमें एंगल कोई गलत नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन अगेन ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद कुछ नहीं, ये हाउस के बेस को ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया।
अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और मेरे ख्याल से हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी है ना, फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। और क्लिफ की हाइट यानी कि हमें बीसी डिस्टेंस दे रखी है, जो कि कितनी है, 60 मीटर्स है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें बस एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डायग्राम में बनाते हैं। तो tan 30 लगा दिया जाए आई सपोज, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक, तो ये 1/√3 होगा, तो ए बी जो हो जाएगा, बी सी 60 है, तो ए बी जो आ जाएगा आपका वो 60√3, और जो भी डायमेंशन दिए 60√3 मीटर्स आ जाएगा। देख लो, मेरे हिसाब से तो सही है एकदम। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, चलो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कभी ना कभी जेई मेन में पूछे जा चुके हैं, और कई क्वेश्चन रिपीट भी करते रहते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन कोई लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। तो बिल्डिंग्स ए एंड बी आर अक्रॉस द स्ट्रीट्स फ्रॉम ईच अदर 35 मीटर अपार्ट from point from a point on roof of building A, angle of elevation on the top of building B is 22.5 degree and angle of depression of base of building B is 30 degree. Find height of both the buildings. ठीक है, देखो पहले तो हम लोग ने बेस बना लिया है, ठीक, जिसपे दोनों हाउस खड़े हुए हैं। एक हाउस ए है, ठीक, और एक हाउस बी है। अब आपको क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो छोटा आपको हाउस दिख रहा है दैट इज हाउस ए, और जो बड़ा हाउस दिख रहा है दैट इज हाउस बी। तो लिख लेते हैं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज हाउस ए, क्योंकि इसके टॉप से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, यानी कि बी की हाइट ज्यादा होगी, और ये है हाउस बी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने को दे रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 22.5 डिग्री, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा दैट इज 22.5 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। तो एंगल्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, तो कौन कौन सा एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 22.5 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल जो आपको दे रखा है ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। अब हमें दोनों हाउस की हाइट बतानी है, और हम कुछ नामकरण कर देते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू आर एस और टी, और हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें पी क्यू दे रखा है 35 डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस, और अगर पी क्यू 35 है तो एस आर भी 35 होगा। ठीक, अगेन यहाँ पर हम लोग हर चीज लिख रहे हैं, एग्जाम में हमें डायग्राम बना के तुरंत एकदम चालू हो जाना है, जो जो एंगल यूज हो रहे हैं उनको यूज करके तुरंत चालू हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो क्यू आर डिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो कि हाउस ए की हाइट है। हम लोग एस टी को मान लेते हैं वाई, और चूंकि इसको हमने क्यू आर को एक्स माना है तो एस पी भी एक्स होगा। तो हाउस बी की हाइट हो जाएगी एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये डिस्टेंस वाई हो गई, और ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये कितनी हो गई, ये हो गई एक्स। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग आंसर निकालने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल आप देखो पी क्यू आर, ठीक, तो वेरी सिंपल, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन पी क्यू जो कि है 35। तो हाउस ए की हाइट आ चुकी है एक्स इज इक्वल्स टू 35/√3 मीटर। ठीक, चलो, ठीक, तो ये हो गई हाउस ए की हाइट। अब आप ट्राइंगल जल्दी से देख लो, कौन सा ट्राइंगल देख लो, एस टी आर। ठीक, तो यहां से tan 22.5 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वाई बाई, अगेन एस आर जो कि है 35। तो वाई आ जाएगा 35 इंटू टेन 22.5 की वैल्यू आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो कि होती है √2 - 1। तो फाइनली नहीं है दिमाग में तो निकाल सकते हो 45 की हेल्प से। ठीक है, कॉस 45 की हेल्प से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जिससे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना, कॉस का 10 वाला फॉर्मूला लगा के। खैर, अभी काम की बात करें, तो ये आ गया। तो अब हाउस बी की हाइट क्या हो जाएगी, हाउस बी की हाइट हो जाएगी एक्स प्लस वाई। बोले तो एक्स पता है 35/√3, और वाई भी पता है 35 इंटू √2 - 1। सो दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। अगेन बेसिक क्वेश्चन था और कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए।
ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था लास्ट ईयर सितंबर में, और इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आ भी चुके हैं, तो देखते हैं क्या है। और देखो हाइट एंड डिस्टेंस में हो सकता है कि मैं किसी और डिस्टेंस को एक्स बोल रहा हूँ, आप किसी और डिस्टेंस को एक्स बोल रहे हो, जैसे यही वाला क्वेश्चन था। हो सकता है कि आप इस पूरी डिस्टेंस को वाई बोलते है ना, मैंने अलग अलग बोला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर जो है वो अपना सेम आएगा। बस हम देखेंगे कि अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को वाई मानते तो फिर फाइनली हमें हाउस बी की हाइट क्या मिलती, वाई मिलती है ना। तो वो आप डिस्टेंसेस अलग अलग मान सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि एक लेक है, तो मान लो हम लोग ने लेक को कुछ इस तरीके से बना लिया। उसके बाद इस लेक से 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट पी है। तो मान लो इस लेक से 200 मीटर ऊपर हम लोग ने एक पॉइंट पी ले लिया, और फिर यहाँ पर कहीं एक क्लाउड सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाउड सी हो गया, और इसकी इमेज जो होगी लेक के सरफेस को मिरर मान ले, तो जो इसकी इमेज होगी वो जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी नीचे इसकी इमेज बनेगी जाके कहीं यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सी डैश। ठीक, चलो अब जो एंगल्स दिए वो बना देते हैं। तो इस पॉइंट पी का इस क्लाउड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी इमेज पे, दैट इज 60 डिग्री। ठीक, दैट इज 60 डिग्री। तो इन एंगल्स को लिख लेते हैं कि भाई ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, एंड ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दे रखा है। और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, जितनी ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस 200 है, तो ये डिस्टेंस भी 200 होगी। ठीक, अच्छा अब ये बात से आप मेरे ख्याल से एग्री करोगे कि अगर मैं, हमें पीसी डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग कुछ भूमिका बनाते हैं उसके भी। तो अगर हम लोग सीई डिस्टेंस को एक्स मान रहे हैं, तो सी डैश ई भी एक्स होगा। सी डैश ई भी कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बिकॉज सी डैश इज इमेज ऑफ सी अबाउट दिस सरफेस। ठीक, चलो तो हमने इसको x मान लिया, तो अब हमें सी डी पता है कि फिर कितना हो जाएगा, x माइनस 200 हो जाएगा। ऐसे ही सी डैश डी कितना हो जाएगा, सी डैश डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 200। ठीक, चलो खैर अब लिखते हैं, जरा ट्राइंगल्स यूज करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल पी सी डी। ध्यान से देखना, ए, देखो जो पी डी है वो दोनों में कॉमन है, तो हम उसको दोनों से निकाल के इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राइंगल पी सी डी में tan 30 की बात करें अगर हम लोग, तो tan 30 कितना आ रहा है, सी डी कितना हो जाएगा, ये पूरी सी एक्स है, उसमें डी हटा दिया, तो x माइनस 200, और यहां पर आ जाएगा पीडी। ठीक, तो यहां से आपको जो पीडी डिस्टेंस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, ये 1/√3 तरह के मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 200 इंटू √3। ठीक, अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल पी डी सी डैश पे, और उस पे लगाते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के लिए सी डैश डी की डिस्टेंस होगी, तो ई सी डैश है x, और उसमें 200 जोड़ देंगे आपकी, तो ये आ जाएगा x प्लस 200 अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ये डिस्टेंस तो पीडी होगी ऑब्वियसली। अब tan 60 √3 होगा, आपकी √3 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से पीडी की वैल्यू आ गई कितनी, x प्लस 200 अपॉन √3। अब दोनों पीडी की वैल्यूज को हम लोग ऐसा करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो x माइनस 200 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 200 इंटू √3। जल्दी से निकालने की आज कोशिश करते हैं, ये 3 आएगा, 3x माइनस 600, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, और 600 उधर जाके ऐड होगा, तो 2x बराबर 800, तो मेरे ख्याल से x बराबर आ गया 400। अच्छा, तो x बराबर आ गया अगर 400, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो सी डी है वो x माइनस 200 है, तो सी डी हो जाएगा 200। और फिर हमें अब क्या निकालना है, पीसी निकालना है, तो पीसी के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना सही रहेगा, sin 30। तो sin 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी, जो कि 200 आ गया है, पीसी अपने को निकालना है, sin 30 होता है हाफ, पीसी इधर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो जो पीसी डिस्टेंस क्वेश्चन ने हमें मीटर्स में पूछी थी वो फाइनली कितनी आ चुकी है, 400 मीटर्स आ चुकी है। और ये जेई मेन में पूछा जाने वाला एक फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से एक है, अलग अलग फॉर्मेट में इसको पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से सिंपल एनफ क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलो
अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल, सबटेंड्स वाला क्वेश्चन आ गया, एट द विंडो ऑफ द ऑपोजिट हाउस इफ द हाइट ऑफ द विंडो इज 64 मीटर्स देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस। तो देखो कुछ ऐसे है मेरे ख्याल से कि एक 64 मीटर पे यहाँ पर विंडो है, ठीक, और यहाँ पर एक हाउस है, ठीक, दूसरा, इसकी हाइट है 100 मीटर, और ये इस विंडो पे 100 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मतलब कि सबटेंड कैसे बताया था कि इसका टॉप पॉइंट लो, बॉटम पॉइंट लो, और दो लाइन ऑफ साइड बना दो, और दो लाइन ऑफ साइड के बीच में एंगल कितना होगा, जो कि भले डायग्राम से ना दिखे लेकिन कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ऐसा करते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देते हैं। तो पहले जरा कुछ पॉइंट्स लिख के हम लोग एंगल क्लियर कर दें कि हमें कौन सा दिया हुआ है। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये कुछ सी बोल देते हैं, ये डी है ना, किसी भी सीक्वेंस बोलो, क्या फर्क पड़ता है। और ये ई, तो अपने को दे रखा है एंगल ए सी बी 90 डिग्री, ठीक है। अपने को ए बी दे रखा है 100, और अपने को सी डी दे रखा है 64, ठीक। वो थोड़ा सा ए बी डायग्राम में बड़ा बन गया, बट उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को तो आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, यानी कि एडी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एडी इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू कुछ एक्स मान लेते हैं, और अब एंगल्स की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। चलो, तो क्या किया जाए, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस एंगल को ऐसा करते हैं, कुछ मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस एंगल को हम लोग ने मान लिया थीटा, और यहाँ पे जब टेन थीटा करेंगे तो हमें ये 64 पता है, और ये एक्स भी यूज हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल 90, ये फिजिक्स में बहुत खेला होगा आपने, तो ये थीटा, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो फिर ये कितना हो गया, ये हो गया थीटा। तो अब मेरे ख्याल से अपना काम भी, मुझे तो लग रहा है कि हो गया। दो ट्राइंगल आप देखो, एक देखो ट्राइंगल ए सी डी, और एक ट्राइंगल आप देखो बीई सी, बीई सी। यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए सी डी से tan थीटा की वैल्यू आ रही है सी डी, जो कि है 64 अपॉन एक्स। ट्राइंगल बीई सी से आप tan थीटा की जरा वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो वो आ रही है ई सी, जो कि एक्स है, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस जो है ये 64 है, पूरी डिस्टेंस 100 है, तो ये बीई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 36 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 36, दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है, एक्स निकालना है तो इक्वेट कर देते हैं। तो 64 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 36, तो एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारा 64 इंटू 36। तो x कितना आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, तो x की वैल्यू आ गई ये 8 और ये 6, तो मेरे ख्याल से 8 6 48 मीटर्स अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग ने जो वो सबटेंड करने वाला क्वेश्चन था वो भी समझ लिया, और आंसर बड़ी आसानी से निकाल लिया। चलो, ये देखें, ये भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन में से एक है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है इसमें। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये अपना सपोज कर लो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाई फ्लाई कर रहा है, ठीक, एंड इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो सपोज कर लो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा है कि ऐसा करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन इस डॉटेड लाइन पे फ्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। तो एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन था एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन था दैट वाज 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री था, और फिर थोड़ी देर बाद यानी कि 10 सेकंड बाद हम लोग ने देखा कि वो एरोप्लेन जो है वो कहीं यहाँ पहुंच गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अब चेंज होके 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लेन निकालने की कोशिश करनी है। तो चलो देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, तो कुछ नामकरण करें अगर हम लोग, तो ये ए, मान लो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो हमें ए ई दे रखा है 1 किलोमीटर, हमें ये पूरा एंगल दे रखा है कितना, ये पूरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि अगर किसी तरीके से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस जो कि डी है, तो अपना काम हो जाएगा। अपना काम क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर हमें टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर डायमेंशन कौन सी पता है? केवल ए ई डायमेंशन पता है। तो क्या स्ट्रेटजी लगाई जाए? ए ई डायमेंशन अगर पता है अपने को, तो हम लोग एक तो ये सोच सकते हैं कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दें। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, पहली बात तो ये भी डी हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद अब हमें डी निकालना है, तो ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले कुछ डिस्टेंसेस लिखना चालू करते हैं, तो अपने आप आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसको कुछ बोल देते हैं, ए बी सी डी ई हो गया, तो इसको एफ बोल देते हैं। ठीक है, तो टेन सिक्सटी की अगर हम लोग बात करें, टेन सिक्सटी की अगर हम लोग बात करें, तो टेन सिक्सटी हो जाएगा, एक डिस्टेंस ये भी कुछ मान लेते हैं, शायद इसकी जरूरत पड़े, तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो टेन सिक्सटी हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी एफ में टेन सिक्सटी क्या होगा? ये एफ बी डिस्टेंस आएगी जो कि 1 किलोमीटर है, और नीचे क्या आएगा? ये एक्स डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? ये √3 है, तो एक्स डिस्टेंस आ गई 1/√3। ठीक है, उसके बाद टेन थर्टी लगाते हैं ट्राइंगल ए सी डी में। क्या लगाते हैं ट्राइंगल ए सी डी में? टेन थर्टी। तो टेन थर्टी कितना आ जाएगा? टेन थर्टी आ जाएगा तुम्हारा सी डी, जो कि 1 किलोमीटर है, अपॉन एक्स प्लस कितना? डी। ठीक, जो कि हमें एक्स निकाल चुके हैं, तो ये 1/√3 है, उधर जाके √3 हो जाएगा, तो एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? √3 आ गया। एक्स की वैल्यू रख दी। एक्स की वैल्यू जब तुम रख दोगे, तो ये आ जाएगी 1/√3 प्लस डी इज इक्वल्स टू √3। तो डी की वैल्यू आ गई, जो हमें निकालना था डिस्टेंस, √3 माइनस 1/√3। तो 3 - 1 यानी कि 2/√3। बस हो गया अपना काम। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, बोले तो 2/√3 अपॉन टाइम। और टाइम हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो टाइम हमें 10 सेकंड दिया हुआ है, तो इसको आवर में कंप्लीट करने वो कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दे, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ये 360 इंटू टू 720/√3 आ गया, और चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये कितना 3, तो 240/√3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, 240/√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक ग्राउंड पर पॉइंट है, और एक जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है। तो जो अभी फिलहाल ये एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर क्लाइंबिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब हम लोग ने क्या किया कि हम लोग माउंटेन की तरफ बढ़े, यहाँ से एक रास्ते पर जो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, और 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर चढ़ गए। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 60 बन रहा है। तो अब जरा हम लोग देखें कि कौन कौन से एंगल अपने को दे रखे हैं। तो अपने को एक एंगल तो ये दे रखा है, कितना? 45। फिर ये छोटा वाला एंगल जिस रास्ते पे हम लोग गए हैं वो 30 डिग्री दे रखा है, और अब नया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम लोग अगेन नामकरण करते थोड़ा, तो ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई। ठीक, और यहां से अगर हम लोग एक डॉटेड लाइन खींच दें, सॉरी, यहां से अगर हम लोग एक डॉटेड लाइन खींच दें, तो ये डिस्टेंस आ रही है, बोले इसको कुछ बोल देते हैं हम लोग एफ। ठीक, चलो, तो इसको बोल दिया हम लोग ने कहा गया, हाँ, इसको हम लोग ने बोल दिया एफ। चलो, तो अब हम लोग को हाइट निकालनी है, यानी हम लोग को सी बी हाइट ये निकालनी है, ये पूरी एच निकालनी है। ठीक है, तो क्या कर दिया जाए? तो एच को तो हम लोग दो पार्ट में निकाल सकते हैं, कि ये इतनी हाइट निकाल लें जो कि बड़ी आसानी से आ जाएगी, और फिर बाद में ये वाली हाइट निकाल लें। तो आप पॉज करके सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो बाकी एक तरीका, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ट्राइंगल ए ई एफ, तो उसमें हमें ए ई डिस्टेंस पता है। ए ई डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर ऊपर गए थे, तो ये तो डिस्टेंस होगी 1 किलोमीटर।
तो अगर हम लोग यहाँ पर कौन सा लगा दें, कॉस लगा दें, कौन सा लगाना सही रहेगा? हाँ, साइन लगाना सही रहेगा ना। तो साइन 30 जो हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा तुम्हारा 1 नहीं, ई एफ अपॉन 1। तो जो तुम्हारा ई एफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/2। ठीक। अब अगर हमें ये सी डी डिस्टेंस और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखो, एक तो ऐसे सोच सकते हो कि कुछ डिस्टेंसेस और मान लो जो निकालनी है उसके अलावा, क्योंकि तुम्हारे पास देखो एक ये 45 वाला ट्रायंगल है, तो तुम चाहो तो एक ये कर सकते हो कि इस डिस्टेंस को x मान लो, ठीक है, और फिर एक बार tan 45 को हम लोग यूज कर लें, और tan 45 को यूज करेंगे तो x में और h में एक इक्वेशन बन जाएगी अगर tan 45 यूज करते हैं, और एक बार इस ट्राइंगल में tan 60 को यूज कर लो तो h में और x में एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर तुम्हें जब एक बार ये जो इतना पोर्शन है x मिल जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि फिर तुम्हें सी डी मिल जाएगा किसी ना किसी तरीके से, वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो एक तरीका तो ये कि हम यहाँ पर एक्सिस्टेंस मान लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना तरीका और आसान ऐसे कर सकते हैं, और इनफैक्ट काफी जल्दी कर सकते हैं अगर वो चीज ऑब्जर्व कर लें। वो ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 15 डिग्री है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब ये वाला एंगल 15 डिग्री है, और क्या हम किसी तरीके से, आप सोचो, कि इस एंगल तक पहुंच सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? हालांकि एग्जाम में सोचना मुश्किल है, फिर भी क्या हम ये वाला एंगल सोच पा रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो, वो ऐसे सोच सकते हो एक तो कि ये 60 है, ये कितना होगा? 90 होगा। तो ये कितना होगा? ये होगा 30। और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, तो ये 45 है, ये 90 है, तो उस हिसाब से ये 45 होगा। तो अगर ये 45 है, इतना 30 है, तो ये कितना होगा? 15 होगा। तो यानी कि अगर आप ट्रायंगल ए ई सी को देखो, ट्रायंगल ए ई सी को, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? और अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए जो है वो 1 के बराबर है, तो ए अगर 1 के बराबर है तो ई सी भी 1 के बराबर होगा। तो ई सी हो गया 1 के बराबर। तो ई सी ट्राइंगल सी डी ई में हाइपोटेन्यूज है। तो ट्राइंगल सी डी ई में जब वो हाइपोटेन्यूज है तो सी डी कितना हो जाएगा? सी डी हो जाएगा 1 साइन 60। ठीक, साइन वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, तो सी डी कितना हो गया? √3/2। हमें क्या चाहिए थी? हाइट ऑफ माउंटेन। तो हाइट ऑफ माउंटेन हम लोग बोल सकते हैं ई एफ, जो कि बी डी के बराबर है। तो हाइट ऑफ माउंटेन जो हो जाएगी बी डी प्लस सी डी। तो वो किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 प्लस √3/2, यानी कि √3 प्लस 1/2। एग्जाम में शायद ऑप्शन 2 अपॉन √3 - 1 दे रखा था, तो रेशलाइज करके वो भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में आप ऐसे क्लिक करता है कि इस डिस्टेंस को x मान के फिर कुछ करें, तो वो भी तरीका सही है, उस तरीके से भी ट्राई करके देख लेना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2h फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट h, एट अ डिस्टेंस 2h, ठीक है, तो 2h डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट h, अ पोल इज माउंटेड एट द टॉप। तो इसके ऊपर एक पोल इन्होंने माउंट किया है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद इन्होंने बोला है माउंटेड एट टॉप ऑफ द टावर सबटेंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो टावर इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, वही एंगल ये पोल भी इस पॉइंट पर सबटेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग उसको डायग्रामेटिकली देखें, तो देखो ये ग्रीन वाला टावर कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो इसके टॉप और बॉटम को इससे ज्वाइन कर दें, तो वो तो ये और ये आ जाएगा। फिर ये पोल कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो इसके टॉप और बॉटम से दो लाइंस बना, तो एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, और दूसरी लाइन जो आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से कि ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा है। उसके बाद हमें ए बी सी और डी, तो हमें ये एंगल जो है, ये हाइट जो है, ये पी दे रखी है, ये हाइट जो है ये एच दे रखी है, ये हाइट जो है ये ये सॉरी ये डिस्टेंस जो है ये 2h दे रखी है। ये हमें पी दे नहीं रखी है, हमने मान लिया, हमें इनफैक्ट ये दे नहीं रखी है, हमें ये निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। tan अल्फा जो है आपका ट्राइंगल ए बी सी में h/2h बोले तो हाफ हो गया।
ठीक है। और ट्राइंगल ए बी डी में tan 2 अल्फा कितना हो गया, tan 2 अल्फा हो गया, पूरी ये बी डी हाइट कितनी आ जाएगी, h प्लस पी, और यहाँ पर नीचे बेस कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan² अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको दोनों के नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, तो 1/2 प्लस p/2h। tan अल्फा की ये वैल्यू हाफ यहाँ पर रख दो, तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से p की वैल्यू निकाल सकते हो। श्योर नहीं हो, लेकिन शायद 5h/3 आएगी, तो फाइंड योर सेल्फ। ठीक, शायद 5h/3 आती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़े अच्छे से ये क्लियर होगा कि इसमें हमें क्या करना था। ठीक है, तो सबटेंड वाला ये क्वेश्चन था, सबटेंड का तरीका हम लोग सीख चुके थे, सॉल्व कर लिया। अब एक ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया था, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगुलर पार्क को बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें पी क्यू और पी आर जो है वो बराबर है, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोग ने एक ट्रायंगुलर पार्क बना लिया पी क्यू आर। अब इसमें क्या है कि ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। क्यू आर के मिड पॉइंट पर एक टावर खड़ा हुआ है ना, तो मतलब टावर वर्टिकली ऐसे खड़ा होगा, ये ट्रायंगल आपका एक प्लेन में है और टावर ऐसे है। और फिर इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं पी क्यू और आर पे। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से थोड़ा 3D में क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो मान लो टावर यहाँ से मिड पॉइंट से बनाया, तो कुछ इसको टेढ़ा, मतलब ये टेढ़ा का मतलब ये नहीं कि टेढ़ा है, ये वर्टिकल खड़ा है, जिस प्लेन में ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये टावर हो गया। अब इसके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं, तो क्यू पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 है, आर पर 30 और पी पर 45 है। तो देखो ये टावर है, और ये जो ये वाला पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर है कि ये जो पॉइंट है इसको बी क्यू आर है, तो इसको ए बी बोल देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये ए है, ये बी है, तो बी है बेस ऑफ द टावर, और बी से ही यहाँ पर क्यू पर और आर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी। तो जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करोगे, तो ये एंगल जो होगा वो ए क्यू बी, क्यू वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऐसे ही ए आर बी, आर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन होगा। ये दोनों 30 दे रखे हैं। और जब तुम्हें इस टावर ए बी का पी पर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या करोगे, टावर के बेस से पॉइंट पी को ज्वाइन करोगे। ठीक, और फिर ये टॉप को ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगा। तो यहाँ पर कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे, जो हमें थोड़ा अपनी इमेजिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये एंगल अपने को दे रखा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, और इसका इस पॉइंट पी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो ये जो छोटा सा एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 45 डिग्री है। ठीक, हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है, उसको हम लोग ऐसा करते हैं एच मान लेते हैं। लेकिन पहले आप ये समझो कि एकदम क्लियरली कि इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे होंगे, जो कि राइट एंगल डेट बी होंगे, क्योंकि देखो टावर ऐसे होगा। ठीक, ये टावर ऐसे होगा, तो जब तुम इसको ऐसे ज्वाइन करोगे और ऐसे ज्वाइन करोगे, मतलब कि ये ए है, ये तुम्हारा बी है, और जब इसको ऐसे क्यू से ज्वाइन करोगे, तो ये बी पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, है ना। बी क्या है, बेस है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन निकली। तो हम जल्दी से लिखते हैं कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बने। एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारा बना है ए बी क्यू। ठीक, ये सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना है तुम्हारा ए बी आर, सब ए बी पर ही है राइट एंगल ट्राइंगल, बीच वाले पर। एक तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है ए बी पी। ठीक है ना, ये ऐसे है, ये टावर है। तो यहां से जब आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपने उस पर देख करके देख लो कि एक पॉइंट यहाँ पर लोगे, तो अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखने लगेगा। और एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपना भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो कौन सा, पी बी क्यू। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, जो वो वाला वर्टेक्स जहां से इक्वल साइड निकली है, उसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, तो अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो एक ये अलग से भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्टेंसेस जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्राइंगल ए बी क्यू पे। ठीक, तो ट्राइंगल ए बी क्यू किस पर राइट एंगल है, बी पर। चलो, तो सभी बी पर है, तो वो तो सोचना ही नहीं। तो tan 45 यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एच,
ठीक, परपेंडिकुलर हो जाएगा एच, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा पीबी। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी जो कि एच है, और बेस क्या हो जाएगा पी बी, क्योंकि बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एच इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया, पी बी आ गया, और हमें एच ही निकालना है। चलो दूसरी बात, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक, तो यहाँ पर टेन थर्टी अगर हम लोग देखें तो टेन थर्टी कितना आ जाएगा, एच अपॉन यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस है क्यू बी। ठीक, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ऐसे, तो ये हो गया क्यू बी। तो क्यू बी एच यहाँ से किसके बराबर, या फिर यहाँ से क्यू बी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से क्यू बी आ जाएगा 1/√3, तो उधर से आ जाएगा h√3। और फाइनली हमें h निकालना है, और हमने अभी तक इस पी क्यू साइड को यूज नहीं किया, जो कि क्वेश्चन में हमें 200 मीटर दे रखी है। तो अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल पी बी क्यू में, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 200 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर, जो कि एच स्क्वायर है, प्लस क्यू बी का स्क्वायर, जो कि h√3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया 200 इंटू 200 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, यानी कि 4h स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से एक टू से इधर कैंसिल किया, एक टू से इधर कैंसिल किया, तो एच स्क्वायर आ गया आपका 100 स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। ठीक, तो ये 3D में क्वेश्चन था। तो आपको अगर जरा से भी कंफ्यूजन हो तो आप अपनी कॉपी पर एक ट्रायंगल बनाना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उस कॉपी के मिड पॉइंट पर ऐसे ही भाई, जो अनइक्वल वाली साइड है उसके मिड पॉइंट पर एक ऐसे पेन खड़ा कर देना, तो आपको पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हम लोग ने क्वेश्चन कर लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना, लिखना। तो मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस के आप बाकी भी आप क्वेश्चन लगा लो जाके, तो आपके सारे डाउट्स हाइट एंड डिस्टेंस में क्लियर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।